विज्ञान कहता है कि शारीरिक रूप से हम सब सिर्फ 11 महीने पुराने हैं। मतलब हर 11 महीने में हमारी त्वचा, हमारे ऊतक खुद को पूरी तरह से नया बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है हमारी आज की इस डीप डाइव की। तो मैं यही सोच रही थी कि द हीलिंग आर्किटेक्चर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के नोट्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर हमारा शरीर हर 11 महीने में नया हो रहा है, तो फिर 10 साल पुरानी बीमारी या सालों पुराना दर्द नए शरीर में कैसे टिक जाता है? उसे तो पुरानी कोशिकाओं के साथ ही मर जाना चाहिए ना? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हालांकि विज्ञान के नजरिए से उस 11 महीने वाले तथ्य में थोड़ी और स्पष्टता जोड़ना जरूरी है। अच्छा, मतलब कुछ अलग भी होता है क्या? तकनीकी रूप से देखें तो हमारी त्वचा या आंतों की कोशिकाएं तो सच में कुछ ही दिनों में बदल जाती हैं, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स और हृदय की कुछ कोशिकाएं सालों तक या पूरे जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। ओहो, मतलब पूरा का पूरा शरीर एक साथ नया नहीं होता। सही कहा। औसतन एक मानव शरीर खुद को हर 1 या 2 साल में रिन्यू करता है, लेकिन रूपक के तौर पर आपकी बात बिल्कुल सटीक और बहुत गहरी है कि हमारा शरीर लगातार खुद को बदल रहा है, फिर भी बीमारियां वहीं की वहीं रहती हैं। बिल्कुल। और जब मैंने इस बात पे गहराई से विचार किया तो मुझे एक एनालॉजी याद आई। कैसी एनालॉजी? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर तो हर कुछ महीनों में बिल्कुल नया कर लेते हैं। मतलब नया प्रोसेसर, नई चिप लगा दी, लेकिन उसमें जो पुराना बग है, जो करप्ट सॉफ्टवेयर है, उसे वैसा ही नए सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। अरे वाह, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एनालॉजी तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम स्पष्ट कर देती है ना? मतलब अगर हार्डवेयर पूरी तरह से नया है तो वो सिस्टम फिर से क्यों क्रैश कर रहा है? बिल्कुल, नया हार्डवेयर आ गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस अभी भी मौजूद है, और इसका जवाब किसी बाहरी वायरस में नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की डेटा ट्रांसफर में छिपा है। अच्छा, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा। जी हाँ, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से ये पता चलता है कि हमारा दिमाग और हमारा इम्यून सिस्टम लगातार आपस में बात कर रहे हैं। मतलब वो एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं। एकदम सही। जब दिमाग में ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा या बीमारी का गहरा डर मौजूद होता है, तो अवचेतन मन उस नकारात्मक डेटा को नई बन रही कोशिकाओं में ठीक उसी पुराने बग की तरह ट्रांसफर कर देता है। बाप रे! इसका मतलब है कि इंसान अनजाने में अपनी ही नई कोशिकाओं को बीमार रहने की ट्रेनिंग दे रहा है। हम खुद उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें दर्द में रहना है। सटीक बात। दिमाग के भीतर चलने वाले विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए बादल नहीं हैं, वो एक बायोकेमिकल वास्तविकता है। बायोकेमिकल वास्तविकता मतलब शरीर के अंदर रसायन बदलते हैं? हाँ बिल्कुल। जब लगातार किसी बीमारी के बारे में सोचा जाता है तो नर्वस सिस्टम तनाव के हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को वहीं रोक देता है। तो अवचेतन मन उस डर को सच मान लेता है। हाँ, क्योंकि हमारा अवचेतन मन बहुत वफादार और बिना फिल्टर के काम करने वाला सिस्टम है। जब तक मन में बीमारी का डर रहेगा, वो शरीर की हर नई कोशिका को उसी डर का ब्लूप्रिंट देता रहेगा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन देखिए, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद भी तो जगती है ना? बिल्कुल जगती है। अगर मन नई कोशिकाओं में बीमारी ट्रांसफर कर सकता है, तो जाहिर सी बात है वो संपूर्ण स्वास्थ्य का ब्लूप्रिंट भी तो ट्रांसफर कर सकता है। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। और हमारे स्रोत दस्तावेजों में इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है मॉरिस गुडमैन, जिन्हें आज मेडिकल इतिहास में मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। मॉरिस गुडमैन की घटना तो चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को पूरी तरह चुनौती देने वाली एक केस स्टडी है। उनका बचना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में उस क्रैश की गंभीरता की कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। मतलब एक इंसान का प्लेन क्रैश हो जाता है, शरीर की 103 हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। तो रीढ़ की हड्डी के भी तो छितरे उड़ चुके थे उनके। हाँ, डायफ्राम काम नहीं कर रहा है। वो इंसान अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और सिर्फ अपनी पलकें झपका सकता है। मशीनों के सहारे सांसें चल रही हैं। और दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स भी कह चुके थे कि इनका बचना अब नामुमकिन है। तो यहाँ सवाल ये है कि जब विज्ञान ने जवाब दे दिया हो, शरीर का हार्डवेयर पूरी तरह तबाह हो चुका हो, तब कोई हार मानने के बजाय खुद को कैसे ठीक कर सकता है? ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मॉरिस ने बाहरी वास्तविकता को अपने अवचेतन मन में जाने ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने डॉक्टरों की बात नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मॉनिटर्स की आवाज, डॉक्टरों के चेहरों की निराशा और उस भयंकर शारीरिक दर्द को अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा सिर्फ एक विचार और एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन पर केंद्रित की। अच्छा,
तो उन्होंने क्या कल्पना की उस बिस्तर पर लेटे हुए? उन्होंने कल्पना की कि वे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर उस अस्पताल से बाहर जा रहे हैं। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये कोई साधारण पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये सोचने से कि मैं ठीक हो जाऊंगा, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी तो नहीं जुड़ जाती ना। इसके पीछे की असली मैकेनिज्म क्या थी? इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी और डायरेक्टेड सेलुलर हीलिंग काम कर रही थी। जब अवचेतन मन को एक बेहद स्पष्ट और भावना से भरा हुआ लक्ष्य मिलता है ना, जैसे वो क्रिसमस के दिन पैरों पर चलकर बाहर निकलने वाला लक्ष्य। बिल्कुल, तो वो नर्वस सिस्टम की पूरी ऊर्जा को उसी एक दिशा में मोड़ देता है। मॉरिस का दिमाग लगातार स्पाइनल कॉर्ड के क्षतिग्रस्त हिस्सों को रिपेयर करने के न्यूरल सिग्नल्स भेज रहा था। अरे वाह! अब चेतन मन ने शरीर की एक एक कोशिका को इस तरह काम पर लगा दिया जैसे किसी इमारत को फिर से बनाने के लिए हजारों मजदूर एक साथ काम कर रहे हों। और नतीजा ये रहा कि जिस इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसे कहा गया था कि वो जिंदगी भर एक मशीन की तरह बिस्तर पर रहेगा, वो सिर्फ 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलकर अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकला। सिर्फ एक विचार, कोई प्लान भी नहीं। हाँ, कोई प्लान भी नहीं। जब कोई दूसरा विकल्प दिमाग में होता ही नहीं है, तब अवचेतन मन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि शरीर हमारे मन के बनाए ब्लूप्रिंट का सिर्फ एक सेवक है। लेकिन देखिए, मॉरिस गुडमन की इच्छा शक्ति को साधारण तो नहीं कहा जा सकता। वो एक असाधारण मानसिक शक्ति वाले इंसान रहे होंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन जब बात आम लोगों की आती है, तो हम इस हीलिंग पावर को कैसे ट्रिगर करते हैं? हमारे नोट्स में पुराने जमाने के अंधविश्वासों से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक के कुछ बहुत ही अजीब उदाहरण हैं जो प्लेसेबो इफेक्ट को समझाते हैं। सही कहा। अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे बहुत से किस्से मिलते हैं जहां कोई इंसान किसी तावीज को पहन के या किसी खास झरने का पानी पीकर अपनी गंभीर बीमारी से ठीक हो गया। रुकिए, तो क्या उन तावीजों में सच में कोई रेडियो एक्टिव या जादुई शक्ति होती थी जो बीमारी को खत्म कर दे? बिल्कुल नहीं। अरे, तावीज में कोई जादू नहीं था। सारा जादू उस इंसान के दिमाग के भीतर चल रहा था। अच्छा, मतलब विश्वास का खेल था। हाँ, उस तावीज पर जो अटूट विश्वास होता था, वो विश्वास इंसान के अवचेतन मन में ये बात गहराई से बैठा देता था कि अब इलाज हो गया है। ये दृढ़ विश्वास शरीर के तनाव को शून्य कर देता था, जिससे इम्यून सिस्टम पूरी क्षमता से काम करने लगता था। ये तो मैं समझ सकती हूँ कि पुराने जमाने में अज्ञानता के कारण ऐसा होता था, लेकिन जब आधुनिक चिकित्सा की बात आती है तो हमारे नोट्स में जो उदाहरण है उसे पढ़कर मैं थोड़ा उलझ गई थी। आप उस लकवाग्रस्त जीभ वाले मरीज की बात करिए ना? हाँ, बिल्कुल। एक मरीज जिसकी जीभ लकवाग्रस्त हो चुकी थी, वो एक डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसके मुंह में सिर्फ एक साधारण थर्मामीटर रखकर कहता है कि ये एक नई मशीन है जो इस लकवे को तुरंत ठीक कर देगी। और सच में कुछ मिनटों में मरीज की जीभ काम करने लगती है। ये केस बहुत ही क्लासिक है। मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। मतलब एक साधारण थर्मामीटर से नसों का लकवा कैसे ठीक हो सकता है? ये तो आधुनिक विज्ञान में भी एकदम जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं है, बल्कि मानव मन की सबसे बड़ी हैक है। इसे समझने के लिए हमें एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इसे एक ट्रोजन हॉर्स की तरह देखिए। ट्रोजन हॉर्स? वो कैसे? जो हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड होता है, वो एक बहुत ही सख्त पहरेदार है। वो हमेशा तर्क ढूंढता है। जब डॉक्टर ने उस लकवाग्रस्त मरीज को वो थर्मामीटर दिया और उसे नई मशीन बताया, तो वो थर्मामीटर एक ट्रोजन हॉर्स बन गया। अच्छा, मतलब चेतन मन को लगा कि उसे कोई बहुत हाईटेक इलाज मिल रहा है, तो उसने सवाल करना बंद कर दिया? एकदम सही पकड़े हैं। पहरेदार को लगा कि इलाज शुरू हो गया है, इसलिए उसने अपनी चिंता और तनाव को छोड़ दिया। और फिर अवचेतन मन ने अपना काम शुरू कर दिया। जी। जैसे ही चेतन मन शांत हुआ, मरीज का तनाव कम हुआ और अवचेतन मन, जो तर्क नहीं समझता, सिर्फ विश्वास की भाषा समझता है, उसने शरीर को सिग्नल भेजा कि रुकावट खत्म हो गई है। लेकिन नसें तो डैमेज थी ना? असल में लकवे के कई मामलों में नसें पूरी तरह डैमेज नहीं होती, बल्कि सदमे या मनोवैज्ञानिक ब्लॉक के कारण सुन्न पड़ जाती हैं। अवचेतन मन ने बस उस ब्लॉक को हटा दिया और जीभ में दोबारा हरकत होने लगी। ये सच में कमाल का विज्ञान है। मतलब बाहरी चीजें सिर्फ एक डिकॉय या बहाना थी, असली हीलिंग भीतर से आई। इससे जुड़ा एक और केस है, एक युवा महिला का जिसकी आवाज 4 हफ्तों से चली गई थी। हाँ, वो नकली मशीन वाला केस। बिल्कुल। डॉक्टर ने उसे एक नकली इलेक्ट्रिक मशीन से शॉक देने का नाटक किया, जिसमें कोई करंट था ही नहीं, लेकिन सिर्फ उस नाटक से पैदा हुए विश्वास के कारण उसकी आवाज तुरंत वापस आ गई।
ये सब हमें यही सिखाता है कि अवचेतन मन ये सवाल नहीं पूछता कि एक थर्मामीटर लकवा कैसे ठीक कर सकता है या एक नकली मशीन से आवाज कैसे आ सकती है। वो सिर्फ फीलिंग्स को समझता है। हाँ, वो केवल भावनाओं और कल्पना पर प्रतिक्रिया देता है। विज्ञान में प्लेसेबो इफेक्ट इसी का नाम है। विश्वास जितना पक्का होगा, शरीर में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हीलिंग केमिकल्स का स्त्राव उतनी ही तेजी से होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन कहानियों से हम क्या सीखें। मान लीजिए कोई इंसान आज शारीरिक दर्द में है, वो बिस्तर पर है और तकलीफ झेल रहा है। तो दर्द के बीच उस तार्किक दिमाग को कैसे शांत किया जाए? क्योंकि दर्द में सकारात्मक सोचना या किसी थर्मामीटर को जादू मान लेना आम इंसान के लिए लगभग असंभव है। इस भीतरी डॉक्टर को जगाने के लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब शरीर दर्द से चीख रहा हो तो सिर्फ ये कहने से कि अच्छा सोचो कुछ काम नहीं चलता। हाँ, लोग झुंझला जाते हैं ऐसे में। बिल्कुल। इसीलिए इसके लिए बाकायदा कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं। हमारे स्रोतों में 3 बहुत ही सटीक कदम बताए गए हैं। चलिए फिर इन तीनों कदमों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है पासिंग ओवर और विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसे समझने के लिए निकोला टेस्ला का उदाहरण बहुत सटीक है। अच्छा, टेस्ला कैसे करते थे इसे? टेस्ला सिर्फ मशीन का खाका नहीं बनाते थे, वे अपनी कल्पना में उस मशीन को बनाकर उसे हफ्तों तक चलाकर देखते थे ताकि पता चल सके कि किस पुर्जे में खराबी आ सकती है। हीलिंग में भी बिल्कुल इसी स्तर की कल्पना की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बल्कि उसे हर एक इंद्रिय के साथ महसूस करना है। एकदम आंखें बंद करके खुद को बिल्कुल स्वस्थ देखने का अभ्यास किया जाता है। कल्पना में सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एहसास भी होना चाहिए। जैसे अगर किसी के पैरों में दर्द है तो अगर किसी को चलने में तकलीफ है तो उसे कल्पना में खुद को दौड़ते हुए देखना चाहिए। हवा का चेहरे पर टकराना महसूस करना चाहिए। पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करना चाहिए। अपनी दिल की धड़कन सुननी चाहिए। वाह, ये तो बहुत ही इमर्सिव हो गया। हाँ, जब विजुअलाइजेशन इतना असली होता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स ये फर्क नहीं कर पाते कि इंसान सच में दौड़ रहा है या सिर्फ सोच रहा है। वो शरीर में वैसे ही केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं जैसे सच में स्वस्थ होने पर होते हैं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने ही दिमाग को हैक करने का। अब दूसरे कदम पर आते हैं, जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये सोने से ठीक पहले के समय से जुड़ा है ना? हाँ, रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले का समय। ये अवचेतन मन के लिए एक जादुई खिड़की की तरह होता है। इस समय दिमाग की तरंगें अल्फा और थीटा स्टेट में जाने लगती हैं और तब अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बिल्कुल 95% तक एक्टिव हो जाता है। इसे अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो ये ऐसा है कि दिन भर हमारा तार्किक दिमाग एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह दरवाजे पर खड़ा रहता है। कोई भी सकारात्मक विचार आता है तो वो बाउंसर कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घुटनों में तो दर्द है, तुम दौड़ कैसे सकते हो? क्या बेहतरीन एनालॉजी दिया आपने। लेकिन सोने से ठीक पहले वो बाउंसर थक कर सो जाता है और अवचेतन मन के वीआईपी दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं। सही कहा ना? वो बाउंसर सच में सो जाता है। इसीलिए इस समय का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जब हम सोने जाते हैं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर शांत हो जाना चाहिए। और फिर क्या सोचना चाहिए? उस समय खुद को एक निर्देश देना चाहिए, एक मीठी लोरी की तरह प्यार से दोहराना चाहिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है। सिर्फ इतना सा? हाँ, जब इस विचार के साथ नींद आती है तो ये विचार रात भर जब शरीर खुद की मरम्मत कर रहा होता है, उन नई बन रही कोशिकाओं को स्वस्थ होने का ब्लूप्रिंट देता है। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बाहरी दवा के हर रात हीलिंग का ये प्रोसेस किया जा सकता है। ये तो कमाल है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कदम पर, जो है मन से डर और नकारात्मकता को बाहर निकालना। ये सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि डर एक ऐसा केमिकल कॉकटेल बनाता है जो किसी भी हीलिंग को तुरंत रोक सकता है। लॉस एंजलिस की उस महिला की केस स्टडीज का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में किया गया है। हाँ, उन्हें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम की दिल की गंभीर बीमारी थी ना? जी, लेकिन बीमारी से ज्यादा उसे हर वक्त मरने का डर सताता रहता था। अब दिल की बीमारी में डरना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और हाँ, डर के कारण तनाव बढ़ता है, जो दिल के लिए और भी खतरनाक है। तो उस महिला ने इससे डर की साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे? उसने डर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना फोकस ही शिफ्ट कर दिया। उसने डर को एक बहुत मजबूत लंगर, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर से रिप्लेस कर दिया। वो लंगर क्या था?
उसने अपना पूरा ध्यान एक प्रार्थना पर केंद्रित कर दिया। वो दोहराती थी कि मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं और जब तक वे मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसने तार्किक रूप से अपनी बीमारी का विश्लेषण नहीं किया, उसने बस एक ऐसा विचार चुना जो उसके डर से बड़ा था। जी हाँ, जैसे ही उसने डर को अपनी माँ के प्रेम और प्रार्थना से रिप्लेस किया, उसके शरीर में जो फाइट या फ्लाइट का तनाव था वो खत्म हो गया। और फिर शरीर रिलैक्स हो गया होगा। बिल्कुल, उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हुआ, रक्त वाहिकाएं सामान्य हुईं और शरीर को खुद की मरम्मत करने का मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों में वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। ये सच में अकल्पनीय है कि कैसे सिर्फ एक विचार ने हृदय रोग जैसी गंभीर स्थिति को पलट कर रख दिया। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का ही एक भौतिक रूप है। 100% सच। हम जो सोचते हैं, जिस पर हम अटूट विश्वास करते हैं, शरीर वैसा ही बन जाता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य की भावना से ही स्वास्थ्य जन्म लेता है। बीमारी के बारे में लगातार बात करना, दर्द की शिकायत करना, हर वक्त उसी के बारे में इंटरनेट पर खोजना, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ, और ये सब अवचेतन मन को बीमारी को ही बनाए रखने का निर्देश देते हैं। हीलिंग की शुरुआत इस शिकायत को बंद करने और शरीर को एक नया ब्लूप्रिंट देने से ही होती है। ये एक बहुत ही गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा रही। शुरुआत में हमने जिस एनालॉजी की बात की थी ना, कि हर 11 महीने में नया हार्डवेयर मिलता है। हाँ, वो कंप्यूटर वाली एनालॉजी। बिल्कुल, अगर कोई आज ही से उन नई कोशिकाओं को बीमारी और दर्द का पुराना करप्ट सॉफ्टवेयर देने के बजाय स्वास्थ्य, ऊर्जा और ताकत का नया ब्लूप्रिंट दे, तो हमारा अपना शरीर सच में चमत्कार कर सकता है। और अंत में एक बहुत ही उत्तेजक विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे अवचेतन मन केवल एक नई कहानी पर विश्वास करके टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सकता है, लकवे को ठीक कर सकता है और खोई हुई आवाज वापस ला सकता है। तो जरा सोचिए, हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्से, जैसे हमारे उलझे हुए रिश्ते, हमारी ठहरी हुई सफलताएं या हमारे अधूरे सपने, क्या वो भी सिर्फ एक नई सकारात्मक और अटूट विश्वास वाली कहानी सुनाए जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? अरे वाह, क्या बात कही है आपने। अगर मन शरीर की भौतिक वास्तविकता को बदल सकता है तो वो यकीनन हमारी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हर इंसान को आज रात सोने से ठीक पहले, जब वो तार्किक दिमाग वाला बाउंसर सो रहा हो, अपने अवचेतन मन में उतारना चाहिए। बिल्कुल उतारना चाहिए। तो अगर इस डीप डाइव और इन चमत्कारिक कहानियों ने किसी के भी भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जगाया है, तो सिर्फ सोचना नहीं है, आज ही से अपने अवचेतन मन को ये नया निर्देश देना शुरू करना है। सब लोग कमेंट्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ताकतवर हूँ। ये बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कोई चाहता है कि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियोस लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। सही कहा, और इसे शेयर भी करें। बिल्कुल, इस डीप डाइव को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और क्या पता, आपका एक शेयर किसी अपने के सालों पुरानी शारीरिक या मानसिक बीमारी को ठीक करने का जरिया बन जाए। सब लोग अपना ख्याल रखें, सकारात्मक बने रहें और अपने अंदर के उस चमत्कार को जगाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई डीप डाइव के साथ।